वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में मैथ के सेट नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 534 से लेकर 588 तक के सभी क्वेश्चन का अभी हम लोग फुल डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है जो डाटा दिया गया है और इस डाटा के हमें माध्यिका निकालनी है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ पूछा जाता है, एक होता है माध्य। अगर माध्य पूछा जाए तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। यानी माध्य का दूसरा नाम क्या होता है, औसत होता है। अगर माध्यिका पूछा जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया रहेगा उसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख लेना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है। उसके बाद जो बीच वाला संख्या आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाटा दिया गया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो 0 आएगा पहले, उसके बाद 1 यानी 0 1, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 कितना बार प्रयोग किया गया, 2 बार, तो 2 बार 2 लिख लेंगे। 2 के बाद 3 आएगा, 3 एक ही बार प्रयोग किया गया है। 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 भी एक ही बार प्रयोग किया गया। उसके बाद 5 3 बार प्रयोग किया गया, तो यानी 3 बार 5 लिख लेंगे। उसके बाद 7 8 9 यानी 7 8 और 9। ठीक है, इसका माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच वाला संख्या निकाल लेते हैं। तो यानी 5 संख्या हम इधर से हटा देते हैं और 2 2 4 5 संख्या इधर से हटा देते हैं। अगर बीच में एक संख्या रहता तो वही उसका माध्यिका हो जाता है, लेकिन अगर 2 संख्या रहे तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। 5 4 9/2 यानी 4.5 इसका माध्यिका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए इसको बेसिक से अगर सॉल्व किया जाएगा तो 4 5 6 7 स्टेप करना पड़ जाएगा। इसमें सबसे पहले इसका जो सिंपल तरीका हो क्या करना है, डायरेक्ट थीटा का कोई भी मान रख देना है। हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार थीटा का मान 30 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। सेक 30 कितना होता है, 2/√3। और टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो 2/√3 में से 1/√3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3। अब हमें थीटा का मान 30 डिग्री रखने पे कौन से ऑप्शन में 1/√3 मिल रहा है। तो अगर हम इस कॉट थीटा में 30 डिग्री रखते हैं तो ये √3 आ जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, कॉट 30 √3 होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, 1 माइनस साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना होता है, यानी 1/2 होता है। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, ऊपर कितना आ जाएगा 1/2 और नीचे कितना आ जाएगा 3/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 आ गया। एक मिनट, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर था, यानी इसका स्क्वायर था। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3। यानी हमें जो थीटा का मान रखने पर अगर इसका मान 1/3 आया तो जो भी ऑप्शन है उसमें भी थीटा का मान रखने पर 1/3 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में 1/3 आ जा रहा है थीटा का मान 30 डिग्री रखने पे, इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी एक किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को उसके आधे समय में पूरा कर सकता है। इसका मतलब बी जो है वो 12 का आधा कितना होता है, 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो जब दोनों मिलकर काम करेगा तब कितना दिन में पूरा करेगा, यानी 12 गुने 6/12 प्लस 6 कितना होता है 18, यानी 6 से ये 3 बार में और 3 से कितना बार में 4 दिन लेगा अगर दोनों मिलकर काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पी 70 घंटे की यात्रा करता है, वो अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है। देखिए इस सवाल को अगर बनाना होगा तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि ऑप्शन से बनाना है। ठीक है, ऑप्शन से यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। आप डिस्टेंस को वैसा संख्या मानिएगा, यानी वैसा ऑप्शन लीजिएगा जो ये 30 और 40 दोनों से कट जाए। तो अगर आप ये 2000 लेंगे तो ये 30 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए हम इस डिस्टेंस को लेकर चेक ही नहीं करेंगे। अगर हम इस डिस्टेंस को लेकर चेक करते हैं तो यानी 7 2 9 2 11, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी इस डिस्टेंस को भी हम नहीं चेक करेंगे। हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2400 लेते हैं। 2400 का आधा यात्रा कितना हो गया 1200। अगर 1200 को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो 40 घंटा समय यहाँ लगेगा। फिर शेष 1200 दूरी को अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो 30 घंटा यहाँ लगेगा। तो टोटल समय यहाँ पे कितना हो गया, 40 + 30 70 घंटा, और यहाँ बताया भी गया है कि पी जो है 70 घंटे की यात्रा करता है। इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। P एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, Q उसी काम को 40 दिन में और R उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? जिससे P जो है वो 30 दिन में, Q जो है वो 40 दिन में और R जो है वो 50 दिन में काम को पूरा करते हैं, यानी PQR। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 30 40 50 का कितना हो जाता है, यानी 600। यानी ये 600 क्या आ गया, टोटल काम आ गया। टोटल काम हम क्या करते हैं, 600 मान लेते हैं। अगर 600 काम को ये 30 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में ये कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। अगर टोटल 600 काम को ये 40 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में ये 15 काम करेगा। अगर 600 काम को ये 50 दिन में करता है तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, यानी 12 पंचे 60, यानी 12 काम करेगा। तो जब तीनों मिलेगा, PQR जब तीनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 20 + 15 कितना हो जाता है, 35 और + 12 47, यानी एक दिन में ये 47 काम करेगा। कितना दिन में, एक दिन में, एक दिन में 47 काम करेगा। तो टोटल काम तो 600 था, तो 600 काम को कितना दिन करेगा, 600/47 दिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए। यानी हम लोग को क्या पता है कि जो दो संख्या का गुना होता है, दो संख्या का गुणन, वो किसके बराबर होता है, लॉसो गुने मौसो के बराबर होता है। लॉसो गुने मौसो, ये फार्मूला पता होगा सभी को। तो दो संख्या में पहली संख्या 145 है, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। लॉसो कितना दिया गया, 29, और मौसो कितना दिया गया, 435 दिया गया है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यानी 29 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 29 × 5 = 145। फिर 5 से कितना बार कटेगा, यानी 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, 87 बार में। यानी जो दूसरी संख्या आ गई वो कितना आ गया, 87। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 के प्रथम 20 गुणक का औसत क्या है। देखिए ये 10 सेकेंड का सवाल है। अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए 1 4 7 3 10 3 13 3 16 3 19, ये इसका औसत क्या है। तो ये नहीं करना है कि सबको जोड़ के 2 2 4 2 6 7 से डिवाइड कर देना, ऐसा नहीं करना है। जब समान संख्या में वृद्धि हो, यानी हर जगह 3 3 का वृद्धि हो रहा है ना, जब समान संख्या में वृद्धि हो तब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म को 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी क्या करेंगे, 1 + 19 और डिवाइड बाय 2, यानी 19 + 1 20/2, यानी कितना आ गया, 10। यानी इसका जो औसत आएगा 10 आएगा। ठीक है। जब समान संख्या में वृद्धि होता है तब औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। यहाँ पे 9 के प्रथम 20 गुणज, 9 का प्रथम 20 गुणज क्या होगा, पहला गुणक 9, 9 का दूसरा गुणक 9 दूना 18, 9 का तीसरा गुणक 9 तिया 27। इसी तरह जाते जाते लास्ट का गुणक यानी जो 20वां गुणक होगा, 20 9 में 180 हो जाएगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे समान संख्या में 9 9 का वृद्धि होगा क्योंकि 9 का गुणक ले रहे हैं। अगर हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 9 प्लस लास्ट टर्म 180 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी 189/2, यानी 2 से 9 बार में, फिर 94.5। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ग्राफ से सवाल है। देखिए ग्राफ का सवाल जब भी रहे, जो चीज़ भी आप निकालते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, सबको आप क्या कीजिएगा, एक जगह रखिएगा, कहीं ना कहीं वो ज़रूर यूज होगा। कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अधिक अंक अर्जित किए। देखिए सबसे पहले ये पता कर लेते टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था। 120 मार्क्स का भौतिकी, 120 मार्क्स का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, 120 मार्क्स का बायोलॉजी जीव विज्ञान और 100 मार्क्स का गणित था। यानी टोटल अगर जोड़े 12 36 प्लस 100 यानी 460, यानी टोटल 460 मार्क्स का एग्ज़ाम था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कितने छात्र ने 60% से अधिक अंक, यानी 460 का 60% कितना होता है, यानी 6 6 के 36 और बचे 3 और 6 चौका 24 3 27 276 होता है। इसका मतलब ये हो गया कितने छात्र ने टोटल 276 से ज़्यादा अंक लाया। अगर हम अनिल का टोटल अंक जोड़ेंगे तो 279 होगा। अगर बीनू का टोटल अंक जोड़ेंगे तो 311 होगा। अगर हम चिराग का टोटल अंक जोड़ेंगे तो 323 होगा, ये चिराग का। और अगर धवन का टोटल अंक जोड़ेंगे तो 294 होगा, 294। और फिर अगर एल्जा का टोटल अंक जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा।
और फराह का 277 और जॉर्ज का 258, टोटल योग हो जाएगा। तो कितने छात्र ने 60% से अधिक यानी 276 से अधिक कितने छात्र ने लाया? 1 2 3 4 5 6 ये नहीं ला पाया, यानी 6 छात्र ने 60% से अधिक यानी 276 से अधिक अंक लाया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, परीक्षा में कुल प्रतिशत अंक के मामले में कौन प्रथम स्थान पर रहा? यानी जो ज़्यादा अंक लाया होगा वो प्रथम स्थान पर रहा होगा, जो ज़्यादा अंक लाया होगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, यानी प्रतिशत अंक के मामले में पूछा है ना, तो जो ज़्यादा अंक लाएगा उसका प्रतिशत भी ज़्यादा होगा। तो चिराग का 323 है, 323 से ज़्यादा और कोई लाया है? नहीं लाया, यानी जो सबसे ज़्यादा अंक कौन लाया? चिराग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंक का औसत क्या है? यानी धवन का जो टोटल अंक है वो 294 है। 294 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। औसत निकालना है तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट है, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 7 28, 4 3 12, 73.5, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार अगर हम जोड़ लेंगे, ये सभी टोटल अंक प्राप्त कर लेंगे सभी का, तो हमें तीनों का तीनों सवाल ईजिली बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो पहला संख्या है 51, उसके बाद 73 75 76, 73 75 76, उसके बाद 79 81 89, 79 81 और 89। अगर हमें इसका माध्यिका निकालना है तो सब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने के बाद बीच वाला संख्या, 3 संख्या हम इधर से हटा देते हैं और 3 संख्या इधर से हटा देते हैं, तो बीच में जो संख्या है 76, जो माध्यिका आएगा 76, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 17/31, 34/62 और 48/93, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए, जब भी फ्रैक्शन वाला का एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर वाला का हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ लेते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना रहता तो हम क्या करते? ऊपर वाला का एचसीएफ लेते और नीचे वाला का एलसीएम लेते फ्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर हम 31 62 और 93 का एचसीएफ लेंगे तो 31 ही आएगा, क्योंकि ये 62 31 से भी कट जाएगा और ये 93 31 से कट जाएगा, इसलिए जो एचसीएफ आएगा वो 31 आएगा। अगर हम ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 17 34 और 48 का, देखिए ये 48 4 का मल्टीपल है, 4 और 12 का मल्टीपल है, ठीक है, यानी यह 3 का भी मल्टीपल है, 4 3 का भी मल्टीपल है। तो हम देख लेते हैं कि 4 का मल्टीपल कौन से ऑप्शन है। तो 4 का मल्टीपल ये भी ऑप्शन ये भी दिया गया है, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ये ख़त्म कर देंगे। 4 का मल्टीपल लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, यानी 17 का मल्टीपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 17 है ना, ये 34 में क्या है? 17 गुने 2 है ना, तो 17 का मल्टीपल देख लेते हैं। अगर 17 का मल्टीपल देखें यानी 17 से 68 बचेगा कितना? 124, यानी फिर 17 से नहीं कट पाएगा, यानी ये 17 से नहीं कट पा रहे हैं। अगर ये देखें यानी 17 17 पंचे 85, तो बचेगा कितना? 6 2 62, यानी 17 से नहीं कट पाएगा। यानी ये तीनों ऑप्शन जब खत्म हो गया तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए या फिर उसका क्या कीजिए? फैक्टर देख सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे 34 था तो 34 क्या है? 17 का मल्टीपल है, तो 17 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करें। इसको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से बनाना है। अंकों का अंतर यहाँ भी 4 हो रहा है, 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 ठीक है। और 2 अंकों की संख्या मान चलिए हम ये 37 लेते हैं और अंकों को बदलेंगे तो 73 होगा, तो दोनों का योग कितना हो रहा है? 110 हो रहा है, जबकि दोनों का योग 132 चाहिए। तो अगर हम 84 लेते हैं 2 अंकों की संख्या और अंकों को बदलने पर ये 48 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12, 8 4 12 13, 132 हो रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह का सवाल जब भी है उसको ऑप्शन बेस्ड बना लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यानी एक समकोण त्रिभुज है,
इसमें जो कर्ण की लंबाई है वो छोटी भुजा के दोगुनी से 2 कम है, तो हम छोटी भुजा को x मान लेते हैं, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 2x - 2, दोगुनी से 2 कम। और तीसरी भुजा यानी ये जो बाकी तीसरी भुजा बचा वो छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, यानी x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण हम लोग सॉल्व नहीं करने जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले ट्रिपलेट देखते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो आप ये सब ट्रिपलेट में यानी 5 12 13 का भी ट्रिपलेट होता है। आप ये सब ट्रिपलेट में देखकर बताइए कि छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी भुजा कौन से ट्रिपलेट में हो रहा है। यहाँ पे 1 मीटर अधिक हो रहा है, यहाँ पे 2 मीटर अधिक हो रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। केवल 6 8 10 के ट्रिपलेट में ही यानी जो तीसरी भुजा है वो छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक हो रहा है। इसका मतलब जो कर्ण का लंबाई होगा वो 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। ठीक है, और दोनों संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। अनुपात में अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर, और ये 2 का वैल्यू कितने दिया गया, अंतर 160 यानी 160। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। जब 1 का वैल्यू 80 तो 5 का वैल्यू 80 पंचे 400, और ये 3 का वैल्यू 24 240, यानी इस दोनों का गुणनफल कितना होगा, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96,000, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। mn समान दूरी को 160 किलोमीटर/घंटा और 200 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करता है। mn से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी हम दूरी अगर x मानते हैं तो m को कितना समय लगेगा x/160, और n को कितना समय लगेगा x/200, और इस दोनों में समय का जो अंतर है वो 30 मिनट यानी 0.5 घंटा अधिक है। 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 0.5 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये होगा कि आप ऑप्शन रख लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन में अगर आप 200 रखते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। 200 नहीं 320 रखते हैं। अगर ऑप्शन में आप 320 रखते हैं तो 320/160 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 320/200 ये कितना हो जाएगा, यानी 4 पंचे 20 और 4 अठे 32 यानी 1.6, यानी अंतर जो है वो 0.4 का आ रहा है। यानी ये भी 320 भी ऑप्शन नहीं होगा। और अगर ऑप्शन हम 400 रखते हैं तो 400/160 ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 4 चौका 16, 4 से 10 बार में यानी 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 400/200 अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 घंटा लगेगा, और दोनों का जो अंतर है वो 0.5 आ गया ना, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इस तरह का जब भी सवाल है ऑप्शन बेस्ड इसको बना लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। यानी 35 बल्ला का जो विक्रय मूल्य है वो 50 बल्ला के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये क्रय मूल्य को काट के हम यहाँ रख लेते हैं, और ये 35 को काट के हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 50 रुपये तो क्रय मूल्य 35 रुपये। इस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। और लाभ कितना का होगा, 15 रुपये का लाभ होगा। 50 रुपये विक्रय मूल्य, 35 रुपये क्रय मूल्य, तो 15 रुपये लाभ कितना में, 35 में गुने 100, यानी 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, यानी 300/7, यानी 7 चौका 28, यानी 40 या 42 पॉइंट के अप्रॉक्स में जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि वह 10% अधिक दर पर निवेश किया होता तो 2,000 रुपया अधिक प्राप्त होता। निवेश किया गया मूलधन क्या था, जिससे अगर 10% अधिक निवेश करता तो 1 साल में 10% अधिक ब्याज मिलता, तो 5 साल में उसको 50% अधिक ब्याज मिलेगा। 10% अधिक दर से निवेश करता तो 1 साल में 10% अधिक ब्याज मिलता, तो 5 साल में 10 पंचे 50% अधिक ब्याज मिलेगा। और यहाँ पे ब्याज अधिक कितना अधिक मिला है, 2,000, यानी ये 50% का वैल्यू कितना है, 2,000 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 40 हो जाएगा, 40। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। यानी कोई भी मूलधन होता है अपने आप में 100%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब ये 552 नंबर सवाल अब जस्ट पीछे वाले सवाल की तरह हुआ है। 240 वस्तु का क्रय मूल्य 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 240 का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 160 के वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस विक्रय मूल्य को काट के हम लोग नीचे लिख लेते हैं और ये 240 को हम काट के यहाँ लिख लेते हैं, यानी जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 160 अनुपात 240। ठीक है, या तो चाहे तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर, यानी इसको अनुपात को काट भी सकते हैं, इन 8 से 2 बार में और 8 से 3 बार में, 2:3 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो इस स्थिति में लाभ होगा, कितना का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 2 रुपया क्रय मूल्य है, 3 रुपये विक्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ हो रहा है, कितना में 2 में गुने 100, यानी 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। इन इस तरह का सवाल जब भी ऑप्शन बेस्ड बनाना, अंकों का योग 11 है, कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 11 है, तो सभी ऑप्शन में अंकों का योग 11 है। अगर हम ऑप्शन 83 लेते हैं और अंकों को हम पलट देते हैं तो 38 होता है, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पे, 45 कम हो जा रहा है, जबकि हमें 63 कम होना है। तो अगर हम 92 लेते हैं, संख्या 92, अगर अंकों को पलटेंगे तो 29 होगा, तो कितना कम हो रहा है, 63 कम हो रहा है। तो यानी यहाँ पे बोला भी जा रहा है 63 कम हो रहा है, इसका मतलब जो संख्या है वो 92 हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी है उसको ऑप्शन बेस्ड ही बना लेना, बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। M614 अगर 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान कितना होगा। m 11 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम स्थान के अंकों का योग 6 4 10 हो रहा है और विषम स्थान के अंकों का योग m+1 हो रहा है। ठीक है, अगर ये भी 10 हो जाए तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, m के बदले में 9 रखेंगे, यानी जो m का मान होगा वो ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। m की लंबाई 6 फीट है और इसकी परछाई 3 फीट, यानी जब लंबाई 6 फीट है तो परछाई कितना हो रहा है, 3 फीट हो रहा है। उसके बाद मापा जाता है कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगा, यानी जब परछाई 42 मीटर होगा, यानी कितना गुना, 14 गुना। जब परछाई 14 गुना होगा तो लंबाई भी तो 14 गुना होगा ना। अगर हम 14 को 6 से गुना करेंगे तो 84, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो इमारत की लंबाई होगा वो 84 हो जाएगा, यानी जितना लंबा परछाई बनेगा उतना ज़्यादा उस वस्तु का लंबाई होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी ये जो डाटा दिया गया इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के सबसे पहले क्या करना है, सभी ऑप्शन को देख लीजिए कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, जिसका प्रयोग ज़्यादा बार किया गया वही तो बहुलक होता है ना। तो हम देखते हैं 33 का प्रयोग कितना बार किया गया, 1 2 बार किया गया, 33 का प्रयोग 2 बार। 34 का प्रयोग कितना बार किया गया, 1 2 बार ही किया गया। 35 का प्रयोग कितना बार किया गया, 1 2 3 बार किया गया, 35 का प्रयोग 3 बार। और 32 का प्रयोग एक ही बार किया गया। तो सबसे ज़्यादा बार किसका प्रयोग किया गया है, 35 का, यानी जो बहुलक होगा वो 35 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की, यानी जो उसका अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस, वो कितना था, 1280 था। ठीक है, यदि वो 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 90% में बेचता है और ये जो उसका क्या गया, विक्रय मूल्य आ गया। अगर अंकित मूल्य पे 10% का छूट 90% बेचता है, ये विक्रय मूल्य आ गया। बाद में उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, यानी 20% का लाभ ही होता है, यानी इतना रुपये में बेचने पर अगर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100/120, यानी उल्टा लिखेंगे। विक्रय मूल्य दिया रहता है और लाभ दिया रहता है, तो क्रय मूल्य निकालना रहता है तो हम 100/120 उल्टा लिखते हैं। और ये 100/120 अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लें, ये डबल जीरो कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, और 4 से कितना बार में कटेगा, 32 बार में, 32 गुने 3 96, यानी 960 रुपये क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगता है, यानी कहने का मतलब है एक समबाहु त्रिभुज को इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज का जो 2 शीर्ष है, यानी जैसे 2 शीर्ष वृत्त के व्यास पे लगता है, यानी वृत्त का जो
दो शीर्ष वृत्त के व्यास पे लगता है। ठीक है, ये एक शीर्ष त्रिभुज का एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, और ये जो दोनों शीर्ष है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 64 पाई दिया गया है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब इसका त्रिज्या 8 आ गया तो इसका पूरा व्यास जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है ना। अगर व्यास 16 तो इसका व्यास ही तो त्रिभुज का एक भुजा है ना, तो इसका मतलब जो त्रिभुज का भुजा होगा वो 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 मीटर और 10 मीटर लंबे दो खंभे जमीन पर सीधे खड़ा है। यानी दो खंभा है, एक 5 मीटर का है और एक 10 मीटर का खंभा है। इनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। यानी इसके जो पाए है इसके बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर दिया गया है। अगर ये दूरी 12 मीटर है तो ये भी तो 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 मीटर। ये 5 अगर था तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर नीचे वाला 5 तो ऊपर वाला भी 5 हो जाएगा। तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ये शीर्ष और ये शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को पिघला के बने घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अगर हम एक बड़ा सा 3 घन, यानी एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर के घन को पिघला कर अगर हम कोई बड़ा सा घन ए सेंटीमीटर भुजा वाला बनाते हैं तो इस तीनों को जो आयतन होगा, ये बड़ा वाला घन का आयतन बराबर हो जाएगा। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। यानी ए क्यूब बराबर, अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब बचेगा और यहाँ पे 4 का क्यूब बचेगा और यहाँ पे 5 का क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई ये 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 4 11 5 16, यानी ये 216 आ जाएगा। यानी 216 क्या है, 6 का क्यूब है। यानी ए का क्यूब बराबर 2 का क्यूब गुने 6 का क्यूब, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 6, यानी 12 सेंटीमीटर। इन जो घन का भुजा होगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। इन 3/2 प्लस 5/3, अगर 3/2 और 5/3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 3 9 15 10, यानी 19/6 आता है। अगर इसको हम जोड़ते हैं 3/2 प्लस 2/3 को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, 3 3 9 2 2 4, 13/6 आता है। और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो गुना का साइन करेंगे तो 6/13 आ जाएगा, ये 13। तो यानी 6 से 6 कट गया, 19/13 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं को कौन सा सही है, कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले इसमें दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा डेसिमल वाला होता है। तो अगर हम डेसिमल चेक करें, ये 12/43 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट कितना लिख सकते हैं। अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 120 ही जाता है, यानी ये ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 2 बार में ही लगाना पड़ेगा, 0.2 हो जाएगा। अगर हम 32/67 को देखते हैं, यानी 0 पॉइंट, यानी अगर हम 5 बार में लगाते हैं तो 7 5 35 और 335 चला जाता है, यानी 0.4 के लगभग में ये जाएगा। 0.5 अप्रॉक्स में जाएगा, यानी 48 के अप्रॉक्स में ये चला जाएगा। अगर 45/81 को अगर हम देखें, यानी 8, अगर हम इसको काट देते यानी 9 से 5 बार में, 9 से 9 बार में, यानी 9 5 0.5 के अप्रॉक्स में ये चला जाएगा। उसके बाद अगर 22/55 को अगर हम देखें तो यानी 11 दूना 22, 11 5 55, यानी 0.4 के अप्रॉक्स में ये चला जाएगा। ये 0.4 एग्जैक्ट आ गया और ये 0.4 और समथिंग आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन आ गया आपका, 12/43 आ गया। उससे बड़ा कौन आ जाएगा, ये 22/55 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 32/67 हो जाएगा। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 45/81 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो सही क्रम होगा 12/43 फिर 22/55, ठीक है, 32/67, 12/43 22/55 32/67 45/81, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इस तरह का सवाल जब भी ऑप्शन से आप बनाइए, अगर पिता की वर्तमान आयु आप 48 वर्ष मानते हैं तो बेटा का आयु 24 साल होगा, क्योंकि बेटा जो है वो पिता जो है बेटा से 24 वर्ष बड़ा था। 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा,
ये 28 साल हो जाएगा और 4 साल बाद ये 52 साल हो जाएगा। क्या दोगुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप ये 44 लेते हैं, अगर ये 44 साल लेते हैं, यानी अगर इसका आयु 44 है पिता की आयु, तो इसका मतलब बेटा की आयु 20 हो जाएगा, क्योंकि 24 वर्ष बड़ा है पिता। 4 साल बाद ये 24 साल का हो जाएगा और ये 48 साल का हो जाएगा, तो क्या दोगुना हो रहा है? तो तब 4 साल बाद पिता जो है बेटे से दोगुना हो रहा है, इसका मतलब जो पिता की आयु होगा वो 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि वह साधारण ब्याज की 6.25% दर से निवेश करता है? यानी अगर प्रिंसिपल आप 1 रुपया लगाते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा, दोगुना हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें कितना ब्याज होना चाहिए? 1 रुपया ब्याज होना चाहिए। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 1 रुपया ब्याज हो जाएगा और दर जो है वो कितना दिया गया है? 6.25 दिया गया है, 6.25%। तो यहाँ से हम क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, यानी ब्याज 1 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन 1 और गुने समय कितना? 6.25। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 00 ऊपर चला जाएगा। 25 से ये 4 बार में, 25 से ये 25 बार में कटेगा, 25 से ये फिर ये 100 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 गुने 4 16 ईयर में दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पी और क्यू एक साथ काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी पी प्लस क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्यू अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो पी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ये हम पहले ही बता चुके, 30-20 बार ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। पी 30 दिन, क्यू 20 दिन, तो दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। ये बहुत बार, एक्सेस बार ये सवाल पूछा जा चुका है। वैसे इसको बनाना कैसे रहेगा? ए गुने बी बाय ए माइनस बी, यानी 12 गुने 30 बटा 12 में से 30 गया तो ये 18, ठीक है। यानी यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं, यानी पी प्लस क्यू में से अगर हम पी को माइनस कर देंगे तो क्यू आ जाएगा। यानी 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से 10 बार में 10 दूने 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई और x माइनस वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल x प्लस वाई बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, m एक काम को 5 दिन में कर सकता है, r उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? यानी m 5 दिन में और r 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर m प्लस r मिलकर कितना दिन में करेगा? 1 दिन का भाग निकाल लेते हैं, दोनों मिलकर यह फार्मूला पे डायरेक्ट बना लेते हैं, a गुने बी बाई ए प्लस बी, यानी 5 गुने 20 बटा 20 5 25, यानी 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 25 चौका 100, 4 दिन लेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विज्ञान और कला के छात्रों की जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी कुल संख्या 1328 है। अनुपात में कुल कितना हो रहा है? 5 3 8, और 8 का वैल्यू जो है वो 1328 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 8 फिर 8 6 के 48, फिर 8 166। तो कला में छात्रों की संख्या, तो कला में छात्रों की संख्या कितना था? 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 3 18, एक स्थान पे 8 एक ही जगह, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 166 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्थान पे 8 आएगा ना, तो एक स्थान पे 8 एक ही ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए, उसे कितने रुपया उधार लिए थे? यानी 10,920 रुपये अगर ब्याज सहित चुकाया, तो इसका मतलब 10,920 रुपये क्या है? वो अमाउंट है, ठीक है। तो अगर हम 10% दर से 4 ईयर का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 40% ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब जो अमाउंट होगा वो 140% होगा, और 140% का जो वैल्यू दिया गया वो 10,920 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 14 से 7 बार में 98, 78 हो जाएगा 1% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7800, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर आप दर को समय से गुना करेंगे तो वो आपका ब्याज आएगा, अगर आप 100 में जोड़ देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा, 40% ब्याज आएगा। अगर हम 100 में जोड़ते तो 140% अमाउंट, और अमाउंट कितना देगा? 10,920, यानी ये 140% का वैल्यू 10,920, तो 100% का वैल्यू 7800। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक निश्चित पुरस्कार राशि पी क्यू आर को 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया, यानी आर को पी से 1,000 रुपये अधिक मिला। आर को पी से अनुपात में कितना अधिक मिला? 4,
और ये 4 का वैल्यू कितना दिया गया 1000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, 1000/4 250। तो क्यू का हिस्सेदारी पूछा है ना, तो क्यू का हिस्सेदारी अनुपात में कितना 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 5 125 यानी 1250, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पति और पत्नी प्रति माह 45,000 और 35,000 रुपये कमाते हैं। यदि वो प्रति माह प्रत्येक हिस्से से 5,000 रुपये अनाथालय में के लिए दान करते हैं, यदि हम दान निकाल लेते हैं तो पति का आय उसकी संयुक्त आय का कितना परसेंट है। जिससे 45,000 पति और 35,000 पत्नी कमाता है, तो टोटल जो आय होगा, टोटल आय वो कितना हो जाएगा 45 + 35 यानी 80,000 टोटल है। अगर 5,000 पति और 5,000 पत्नी अगर दान देता है, यानी 10,000 अगर दान में चला जाता है, तो उसका जो आय बचेगा वो 70,000 बचेगा, 70,000 उसका आय बचेगा। अब क्या बोला, यदि हम दान निकाल लेते हैं, अगर हम दान को हटा देते हैं तो 70,000 मेरे पास टोटल आय बचेगा। तो पति का आय उसकी संयुक्त आय का कितना परसेंट है। पति 45,000 कमाता है, 5,000 दान देते हैं तो उसका 40,000 आय बचा। जो 40,000 है वो 70,000 का कितना प्रतिशत है, यानी ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 400/7 यानी 7 × 5 = 35, फिर 7×7 = 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 57 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन सी है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में एक ने इस्तीफा दे दिया। अगर 27 नर्स में एक इस्तीफा दे देता तो 26 नर्स बचती हैं, ठीक है। यदि रोगी का अनुपात में नर्स 1:6 हो, यानी कहने का मतलब एक अगर नर्स रहता है तो 6 रोगी रहता है, तो कितनी अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। यानी एक नर्स पे 6 रोगी, तो अभी तो 26 नर्स ही बचा है, तो 26 नर्स पे कितना रोगी होगा, 6 × 6 = 36 156 रोगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 18 पाए है। इन वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई, और ये किसके बराबर है 18 पाई के बराबर है। तो 2 पाई से ये कितने बार में कटेगा 9 बार में कट जाएगा, यानी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, यानी जो वृत्त का त्रिज्या आ गया और 9 आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और जब सब ऑप्शन में पाई दिया ही गया है तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे, और r² मतलब 9 का स्क्वायर 81, यानी 81 पाई। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 12.5% लाभ पे 2250 में बेचा जाता है, यानी 12.5% लाभ का मतलब क्या होगा कि आप 112.5% में बेच रहे हैं, और बेच कितना में 2250 में, यानी ये 112.5 का वैल्यू 1250 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगर आप इसका डबल करेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू क्यों निकालेंगे, हमें लाभ निकालना है ना। हमें लाभ राशि क्या आती है, तो लाभ तो 12.5% हुआ था, तो 12.5% का वैल्यू निकालेंगे। तो 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 दर्जन किताब और 16 नोटबुक को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वितरण के बाद एक भी ना बचे। किताबों और नोटबुकों का अधिकतम कितना सेट बनाया जा सकता है। 2 दर्जन किताब में कितना हो जाएगा 24 किताब और 16 नोटबुक को इस तरह से बांटना है कि कोई भी सेट ना छूटे, कोई भी बुक ना बेचें। तो अधिकतम कितना सेट बनाया जा सकता है। कल के वीडियो में बताए थे, अगर किसी चीज़ का अधिकतम निकालना है, अधिकतम सेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। अगर न्यूनतम सेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम सेट का बात करें तो यानी 24 और 16 का जो HCF होता है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी अधिकतम जो सेट बनेगा वो 8 का बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि जो आपको मूलधन पे ब्याज मिलेगा वो 3 साल में लिख लेंगे। 3 साल में मूलधन पे ब्याज को हम लिख लेंगे, यानी जो भी ब्याज मिलेगा हमको मूलधन पे वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला साल पे जो ब्याज मिलेगा उसको हम दूसरा साल और तीसरा साल
पे भी ब्याज निकाल लेंगे, और दूसरा साल जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पे हम तीसरा साल कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। बहुत ही कम कैलकुलेशन पे आपका ये सवाल बन जाएगा। मूलधन आपका जब 10,000 है, अगर हम 10% की दर से ब्याज निकालेंगे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। टोटल ब्याज 1,000, यानी पहला साल भी मूलधन पर 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरा साल भी मूलधन पे 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, और तीसरा साल भी मूलधन पे 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अब जो मेरा पहला साल मूलधन पे 1,000 रुपये ब्याज मिला था, इस ब्याज पे भी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी ये 1,000 पे 10% के दर से हमें कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये। यानी इस 1,000 पे हमें 10% दर से 100 रुपये यहाँ ब्याज मिल जाएगा दूसरा साल, और ये जो पहला साल हमें ब्याज मिला था इस पे 10% दर से हमें 100 रुपये यहाँ ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा साल ब्याज मिला था ये 1,000 रुपया, इस 1,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 100 रुपये यहाँ पे ब्याज मिलेगा, और इस 100 रुपया पे भी तो हमें 10% की दर से ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये पे अगर 10% दर से ब्याज निकालेंगे तो 10 रुपये और मिलेगा। तो टोटल ब्याज मेरे पास कितना आ गया, टोटल ब्याज यानी 1,000, 2,000, 3,000 ये, और 100, 200, 300 ये, और 10 रुपये ये, यानी 3,310 रुपये टोटल ब्याज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया है। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया है। यानी 15%, जैसे मान चलिए पेन का मूल्य 100 रुपया था, अगर 15% का छूट मिला तो इसका मतलब 85% में बेचा गया, और बेचा कितना में जा रहा है, 340 में बेचा गया, 340 में खरीदा गया। यानी यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 17 से 5 बार में, 17 से 20 बार में, फिर 5 से 4 बार में, यानी जो पेन का मूल्य आ गया वो 400 रुपये आ गया। ये कितना का, 2 पेन का पैकेट का। तो एक पेन के पैकेट का मूल्य निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 200। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 दिया गया, और ए माइनस बी कितने देगा, 4। तो ए बी ज्ञात करें। तो ए माइनस बी अगर 4 दिया गया तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा बराबर 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 माइनस 2ab बराबर 16, और ये 2ab बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 और उसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 4, ये 64। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 32। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 0 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 5 गुने 1 5 हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी माइनस 4 गुने साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 6 कोसेक 45, कोसेक 45 कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 प्लस 12, यानी 12 5 17 में से गया 16। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 69, 96, 138 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो 9 6 15, यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो एचसीएफ 9 नहीं हो सकता है। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 से ये कटेगा नहीं, तो 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब इसका एक ही आंसर जो ऑप्शन बच रहा है वो 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 × 3x - 2, यानी 4 × 12x - 8 हो जाएगा। ये 4 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 दूना 6x प्लस 16 हो जाएगा। तो 12x में से 6x जाएगा तो 6x बराबर 24, x बराबर कितना हो जाएगा 4। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 tan थीटा बराबर 5 दिया गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ये 12 कट के नीचे आएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब जो h आएगा वो 13 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p। तो h के बदले में 13 आया था और p कितना है 5, यानी 13/5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत का विकर्ण का लंबाई इसके आधे परिमाप का, इसका आधा परिमाप 11 और 13 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
यानी आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया गया है, ये 11 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम ये रूट को हटाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और आधा परिमाप क्या होता है, पूरा परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, आधा परिमाप निकालना है तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, और ये आधा परिमाप कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, ये एल प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 169, ठीक है। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना देगा, 121 प्लस 2LB बराबर 169। तो यहाँ से 121 अगर उधर माइनस होगा तो 2LB बराबर कितना हो जाएगा, 121 अगर उधर माइनस होगा तो 8 तो ये 2 से कितना बार में कटेगा, 24 बार में। यानी जो L गुने बी आया 24, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई कितना आ गया, 24, यानी जो क्षेत्रफल आएगा वो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टैप हो जाता है, अगर 68 की जगह 86 टैप हो गया तो कितना ज़्यादा टैप हो गया, 14 ज़्यादा टैप हो गया। तो कक्षा का माध्य 0.5 बढ़ जाता है, ठीक है। अगर 14 ज़्यादा टैप हुआ और प्रत्येक छात्र में अगर 0.5 का वृद्धि हो गया, 14 नहीं 18 ज़्यादा टैप हो गया। अगर 18 ज़्यादा टैप हो गया तो अगर x छात्र रहता तो औसत में कितना का वृद्धि होता, 18/x का वृद्धि होता। अब वृद्धि कितना का हो रहा है, 0.5 का हो रहा है। इसका मतलब जो x यानी जो छात्रों का संख्या आएगा वो 18/0.5, यानी इसको हटाएंगे तो यानी 10, यानी 5 × 10, 18 × 36 टोटल छात्रों का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सिंपल ध्यान देंगे कि अगर 68 की जगह 86 टैप हो गया तो इसका मतलब कितना ज़्यादा टैप हो गया, 18 ज़्यादा टैप हो गया। अगर टोटल छात्रों की संख्या x है तो औसत में कितना ज़्यादा होगा, 18/x होगा, और औसत में कितना ज़्यादा हो रहा है, 0.5, यानी 1/2 ज़्यादा हो रहा है। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 1/2 ज़्यादा हो रहा है तो यानी 18/x 1/2 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 18 × 36, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मोटरसाइकिल m की गति दूसरी मोटरसाइकिल L से दोगुनी है। यदि m 100 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है, तो यहाँ से हम m का चाल निकालेंगे, चाल वर्ग तो दूरी बटा समय, यानी 1 घंटा 15 मिनट क्या लिख सकते हैं, 1/15/7, यानी 15 × 15 15×4 यानी 5/4 घंटा लिख सकते हैं ना। और समय कितना का 5/4, 4 कट के ऊपर चला जाएगा, 5 से 20 बार में 20 × 4 80 किलोमीटर पर आवर किसका चाल आ गया, m का चाल आ गया। और m का गति L से दोगुनी है, यानी m का जो गति है वो L से दोगुनी है। अगर m का गति 80 है तो L का 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना है ये। तो इसका मतलब जो L का गति आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल DI से है। किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम थी, किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको जोड़ के निकाल लेते हैं कि किस दिन कितना दूरी, शुक्रवार को टोटल कितना दूरी तय किया गया। तो केवल हम शुक्रवार को नहीं जोड़ते हैं, केवल हम उसी को जोड़ते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में रविवार है, अगर हम रविवार को टोटल जोड़ते हैं, ये रविवार को, तो ये 2165 आता है। ये रविवार को कितना आता है, 2165 आता है, ठीक है। अगर हम ये शनिवार को जोड़ते हैं तो शनिवार का टोटल दूरी 2050 है, शनिवार का टोटल दूरी 2050 है। अगर हम सोमवार को जोड़ते हैं तो सोमवार का जो टोटल दूरी है वो 2310 है, अगर टोटल जोड़ेंगे तो। और मंगलवार का जो टोटल दूरी है वो 2300 है। तो अधिकतम दूरी किस दिन तय किया गया है, 2310, यानी सोमवार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सही 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम रहा है, यानी जो सबसे कम दूरी तय किया होगा उसी का औसत सबसे कम होगा। तो अगर हम इसी में देखें, अगर हम इसको भी जोड़ ही लेते हैं, 5 7 और 5 4 9 5 14, 5 4 9 5 14 4 18, यानी 1875 ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया कि सभी 5 दिनों में किस बस का औसत, यानी यहाँ पे दिन का औसत नहीं पूछा जा रहा है, बस का औसत पूछा जा रहा है, यानी बस का औसत सबसे कम रहा है।
तो अगर हम सभी बस को जोड़ेंगे तो यानी जो सबसे कम दूरी तय किया होगा उसका औसत भी कम होगा। अगर हम बस एक का बात करें तो ये टोटल 2650 मीटर दूरी तय किया है। अगर बस दो का बात करें तो ये टोटल 2550 मीटर दूरी तय किया है। अगर बस तीन का बात करें तो टोटल ये 2800 मीटर दूरी तय किया है, ठीक है। और बस चार का बात करें तो ये 2750 मीटर टोटल दूरी तय किया है। यानी सबसे कम दूरी 2550 यानी बस दो तय किया है, तो सबसे कम जो दूरी तय करेगा उसका औसत भी सबसे कम आएगा। यानी बस दो जो है वो सबसे औसत उसका जो है सबसे कम रहा है। नेक्स्ट सवाल, किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी एक क्रमिक वृद्धि देखी गई है? यानी किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक एक क्रमिक दूरी वृद्धि क्रमिक वृद्धि देखी गई है। यानी 50 यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है। बस एक में वृद्धि हो रहा है। बस दो का बात करें तो यहाँ वृद्धि हुआ ही नहीं, तो बस दो को हम लेंगे ही नहीं। और यहाँ पे कमी हो गया, तो यानी बस दो में वृद्धि के साथ साथ कमी भी हो रहा है। यहाँ पे वृद्धि हुआ, यहाँ भी वृद्धि हुआ, और 525 से 600 यहाँ भी वृद्धि हुआ, 600 से 700 यहाँ भी वृद्धि हुआ। तो और अब बस चार का देखें, बस चार में यहाँ पे कमी हो गया, तो बस चार नहीं होगा आंसर, इसका जो आंसर होगा। लेकिन बस एक में यहाँ कमी हो गया, 500 से 490 हो गया, कमी हो गया, वृद्धि नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा बस तीन। बस तीन में क्या है कि क्रमिक वृद्धि देखा गया है, लेकिन बस एक, दो और चार में क्या है कि वृद्धि के साथ साथ कमी भी हो रहा है। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।